हमने आकर के देश में भिन्न भिन्न संस्थाओं को एक चिट्ठी भेजी। हमने कहा कि आपको विदेशों से धन मिलता है, एफसीआरए कानून के तहत आपको परमिशन मिली हुई है, आप अपने पैसों का हिसाब दीजिए। विदेश से पैसा आता है, कहां उपयोग करते हैं। इतना सा कोई रेड नहीं करनी पड़ी है, किसी इनकम टैक्स वाले को जाना नहीं पड़ा है, एक छोटी सी चिट्ठी गई और आप हैरान हो जाएंगे। इस देश में 20,000 से ज्यादा संगठन उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी जो विदेशों से धन लेते थे। ये 20,000 संस्थाएं क्या करती थी? सीमावर्ती गांव से लेकर के संसद से लेकर के न्याय तंत्र तक, न्याय प्रक्रिया तक प्रभाव पैदा करने का काम होता था। उन पर हाथ उठाने का काम हमने किया है। हिंदुस्तान को नुकसान करने वाले 20,000 संस्थाएं, क्या ये आप नहीं रोक सकते थे? क्यों चलने दी? क्या आशीर्वाद थे? क्या भला होता था आपका? ये विदेशी धन लाने के रास्ते किसके लिए थे? ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसलिए चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली गलौज सुनने को मिलता है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है, तब क्या होता है ये इससे पता चलता है। 20,000 संस्थाएं बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तो मैं देख रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे वो ऑफिशियली हिंदुस्तान में से अपना कारोबार बंद करके नए नाम से घुसने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ये हाल पैदा हो गया है और आपने देखा होगा, मुझे याद है गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया, पंडित नेहरू जी ने, और अभी मैंने उद्घाटन किया है। कितना देश की पैसा, और इसमें के पीछे विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, और किसी ने रोका नहीं इनको। 20,000 संस्थाएं बंद हुई है और आने वाले दिनों में आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हम पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, 55 साल के सत्ता भोगने कुछ दलों के लोगों की ऐसी आदत खराब कर दी है। वो अपने आप को ऐसा शहंशाह मानते हैं और बाकियों को ऐसा निकृष्ट मानते हैं, हर व्यवस्था को इनका निकृष्ट मानते हैं। हर किसी का अपमान करना मानो उनके स्वभाव में है, हर किसी को अपमानित करना ये उनके स्वभाव में है। और इसलिए मुख्य न्यायाधीश को विवाद में घेरना, पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना, न्याय तंत्र का अपमान करना, रिजर्व बैंक का अपमान करना, सेना अध्यक्ष का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का अपमान करना, लोकतंत्र का अपमान करना, ये मैं समझता हूं ये सत्ता भोग के कारण आपके अंदर आई हुई विकृति है। और महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे, उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की है। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो बच नहीं सकते हो। हमारे लिए तो हमारे संस्थान अलग, हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। और इसलिए माननीय अध्यक्षा जी, संविधान संस्थाओं का अपमान, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये एक प्रकार से
कांग्रेस के साथियों ने भी ये मिलावट कल्चर स्वीकार कर लिया है। वंशवाद के बाहर उनका एक भी साथी नहीं रह सकता है, एक भी नहीं, क्योंकि उनके लिए एक संस्कार बन गया है, ये उनकी संस्कृति बन गई है, और इसलिए उनके लिए जम करके, और इसलिए ये महामिलावट का खेल को बड़ा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सभी वंशवादी हैं, करीब करीब ठोक में सब बेल पर हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है फिर। मिलना और पूर्ण बहुमत की सरकार, अटल जी को भी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुझसे ज्यादा अगर पूर्ण बहुमत मिला होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होगा, हम जानते हैं। और जो आज आपके पास आए ना, वो उस समय भी हमारे पास थे, और उस समय भी उन्होंने ऐसा ही धोखा किया था। ये धोखेबाज लोगों को लेकर के हम मिलावटी कल्चर से देश का महामिलावट करते रहो। हाँ, आज बाबा साहब आम्बेडकर का बात यहां हुआ। आज बाबा साहब आम्बेडकर का उल्लेख हुआ। एक बार बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, और हो सकता है कि मिलावट के रास्ते पर गए हुए कुछ लोगों को शायद बाबा साहब आम्बेडकर में श्रद्धा हो तो काम आएगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने के समान होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर का वाक्य। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या के समान होगा। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने ही किया, तुमने किया। खड़गे जी, आपका सीआर कोई नहीं बिगाड़ेगा, चिंता मत करो। सीआर की चिंता नहीं, मैं जो भी जी रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये तो प्रश्न है। मेरी वही पहले 7 साल की थी, लेकिन 50 साल तक जी रहा हूं। आप शतायु होना है, आपको शतायु होना है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई, हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई रे, एक गाना था, और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था, और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे। महंगाई और आपका अटूट नाता है, अटूट नाता। इस देश में जब भी कांग्रेस आई है, महंगाई हमेशा बढ़ी है। इंदिरा जी के समय 30% से प्लस चला गया था इन्फ्लेशन। ये आपने कारोबार किया था। अब आप 47 से शुरू कर रहे थे, कल मैं खोल के रखूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और इसलिए बीते 4.5 वर्ष में महंगाई का दर 55 महीने में
सेवा भाव से चलने वाली सरकार 4% की मर्यादा में बांध करके रखा है।